आपको संडे अगर पसंद नहीं है तो आप अपने दोस्त बदल दीजिए, मंडे पसंद नहीं है तो बिजनेस बदल दीजिए। तो लास्ट बजट में जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑप्शंस के ऊपर बढ़ा है उसका बहुत इम्पैक्ट हमारी कम्युनिटी को है। सबसे बड़ा ट्रेड कितने का हो? अच्छा टाइम पता कैसे चलता है? बहुत लोग की नज़र है हमारी सिटी के ऊपर, बहुत लोग। हम इंडियन लोग टैक्स क्यों ज़्यादा पे करना नहीं चाहता है? बढ़ता है ना ह्यूमन के माइंड में, स्पेशली मेल के माइंड में पहले से, आज से नहीं है। क्योंकि हमको पता है सालों से हम युधिष्ठिर से देख रहा है कि लोग चटोरी है और सब जब लोग अपनी लाइफ दाव पे लगा देते हैं, फैमिली मेंबर्स दाव पे लगा देते हैं। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं केयूर मोदी सुरती पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम जिस हस्ती के साथ बात करने जा रहे हैं, जो व्यक्ति के साथ बात करने जा रहे हैं, जो पर्सनालिटी के साथ बात करने जा रहे हैं, शायद हो सकता है स्टॉक मार्केट को लेके, इंडियन फाइनेंसिंग के लेके जो भी कुछ आपकी दुविधा होगी, जो भी कुछ सवाल होगा, बहुत सारे अंश में उसका जवाब आपको मिलेगा। एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने स्टॉक मार्केट को बहुत ही रीजनल लेवल पे डेवलप किया, उसको ग्रूम किया, आगे बढ़ाया, लोगों को पर्सनली इन्वॉल्व किया, सेल्फ सर्विंग टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके आए। वैसे ही हमारे सूरत के मिलन भाई परीख, मिलन भाई जैनम सिक्योरिटीज से है, फाउंडिंग मेंबर है, फाउंडर। यस। मिलन भाई आपका स्वागत है सुरती पॉडकास्ट में। थैंक यू। मिलन भाई मुझे पहले अब बताइए आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। थैंक्स। एक तो आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया अपने आप को शेयर करने का, और स्पेशली सूरत में आए तकरीबन 56 ईयर्स हुए। मैं 2 साल का था और मैं यहाँ आया था, तो अभी तो सुरती हो गए हम। वैसे है पालमपुर से, पर सालों से यहीं पढ़े हैं, यहीं बड़े हुए, यहीं लाइफ एंजॉय किया। हम तो एकदम सिटी में रहते थे और वहाँ की जो भी लोकल स्कूल थे वहीं पढ़ते थे, तो पूरी लाइफ सुरतियों के साथ ही रहा हूँ। पर ये सिटी ने बहुत दिया है, बहुत ही दिया है, और ये हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम क्या करें ये सिटी के लिए, ताकि स्टॉक मार्केट, क्योंकि वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल सेगमेंट है, पर वैसे देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बहुत लोगों ने ये मार्केट से पैसे का नुकसान किया है। सर मुझे ये जानना था, या स्टॉक मार्केट में पैसे कमाते हैं या बनाते हैं? या देखो, इसमें एक चीज़ क्लियर है कि 10% लोग ही पैसा कमाते हैं। 10% लोग? 90% लोग एवरेज नुकसान करते हैं। पर अगर फिगर वाइज देखो तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये ज़ीरो सम गेम है। अगर आपने 5 रुपया कमाया है तो किसी ने 4 रुपये का लॉस किया है, किसी ने 6 रुपये का लॉस किया है, क्योंकि 1 रुपया एक्सपेंसिव है। पर इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जो बंदा डिसिप्लिन से या ढंग से काम करता है, भले वो इन्वेस्टमेंट करे, ट्रेडिंग करे या कुछ भी करे, वो कमाएगा। अभी 2-3 साल से मार्केट में क्रेज़ी तेज़ी है, तो सभी लोग कमा रहे हैं या अच्छे खासे लोग कमा रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ऐसे ही चलने वाला है। क्योंकि इंडिया की स्टोरी बहुत अच्छी है, 10 साल यहाँ से बुरा नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि मार्केट ऐसे ही जाएगा, वो ऐसे ही जाएगा। और जब भी थोड़ा भी डाउनफॉल आएगा, तभी वही बंदे टिकेंगे जो स्ट्रॉन्ग हैंड से है। क्योंकि ये बिज़नेस की सबसे बड़ी चैलेंज क्या है कि लोग लिवरेज बहुत जल्दी ले लेते, बहुत जल्दी फाइनेंसिंग ले लेते। पहली बार पैसा कमाते हैं ना, मैं बहुत बार ये कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, कि जो बंदे ने पहले ट्रेड में प्रॉफिट किया ना, वो मर गया। क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंट में होता है, उसको यही लगता है यही करना चाहिए। फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं बार तो इतने कॉन्फिडेंट में आता है, फिर उसको लगता है जॉब छोड़ दे, बिज़नेस छोड़ दे, यही करे। फिर 3 साल के बाद पापा को बोलते हैं कि एक काम करो पापा, ये 3 बेडरूम का फ्लैट बेच देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फिर 4 बेडरूम का लेंगे। और जब वो पूरा पैसा यहाँ पे लेके आता है ना, फिर मार्केट अपना कलर दिखाता है। तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है कि दुनिया को समझनी चाहिए। क्योंकि लोग जब पैसे कमाते हैं तभी कुछ सुनते नहीं हैं, और जब नुकसान करते हैं फिर उनके पास सुनने के लिए कुछ बचता नहीं। तो ये ज़रूरी है कि अच्छे टाइम में ये चीज़ समझ लें और फिर अपने हिसाब से काम करें। ये अच्छा टाइम पता कैसे चलता है? ये अच्छा टाइम है। अच्छा टाइम किसको बोलते हैं कि लाइक अभी ऐसी चीज़ है कि आप
कुछ भी लेते हो पैसा कमाते हो। जी तो ये सिचुएशन में कोई हमारी बात नहीं सुनेगा जी। या किसी की बात भी नहीं सुनेगा, क्योंकि आप कुछ भी बाय करो यू विल अर्न। आपको प्री आईपीओ काम करना है कि भाई आईपीओ आने वाला है, इसका आईपीओ आने वाला है, पर इतना इजी नहीं है। बहुत सी चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बहुत से कंप्लायंसेस होते हैं, उसके बाद उसका आईपीओ आता है। तो हर एक चीज़ में एक उसका एक टाइम फ्रेम होता है, तब वो इन्वेस्टमेंट करना होता है। या वो भी आपको जानना ज़रूरी है कि भाई मैं जो ग्रुप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, प्रमोटर्स कैसा है। क्योंकि देखो स्टार्टअप कितने ये मार्केट में आ रहा है, बहुत कम स्टार्टअप सक्सेस होते हैं, बिल्कुल। अपने को पता नहीं है, तो हम तो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते रहते। पर मेरा ये ओपिनियन है कि भाई आप वो ग्रुप भी देखो, वो सर्कल भी देखो, वो बंदे भी देखो, उसका पर्पस भी देखो, उसके बाद आप रिस्क लो। और आप जब भी रिस्क लो तभी ऐसा नहीं करो कि भाई एक ही कंपनी या एक ही ग्रुप में डाल दिया। मैं कभी भी, जो लोग टिप्स पे काम करते हैं, मेरी हमेशा एडवाइस रहती है कि कभी भी सिंगल स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं करो, कभी भी नहीं करो। वो प्रमोटर आपके साथ फ्लाइट में बैठा है और बोल रहा है कि बहुत अच्छे शेयर है ले लो, और आपने वही ले लिया, और हो सकता है वो शेयर अच्छे से बढ़ गया, आप इतने कॉन्फिडेंट में आओगे कि अभी दोबारा कोई भी बात बंदा बोलेगा, आप पूरी इक्विटी, पूरा इन्वेस्टमेंट उसमें कर दोगे, और एक दिन वो बंदा गलत साबित होना ही है। ज़रूरी नहीं कि बंदा फ्रॉड हो, पर वो भी ओवर कॉन्फिडेंट में हो सकता है। तो सिंगल स्टॉक ऑलवेज रिस्की होता है। आप या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, या पीएमएस में कीजिए, या 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, 20-25 पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि सिंगल स्टॉक का रिस्क ना आए। सर मुझे थोड़ा इसमें ये भी जाना, ये आपने बात की डिसिप्लिन की, या तो डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? देखो हर एक बिज़नेस का एक रूल होता है। आप कोई भी बिज़नेस टेक्सटाइल करो तो उसका एक बेसिक रूल होता है, प्रॉपर्टी मार्केट में काम करो तो उसका एक रूल होता है। सेम वे इक्विटी मार्केट का भी एक रूल है कि आप उसको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी बंदा, हमने ऐसे बहुत लोग देखे जो डायमंड मार्केट के किंग है पर स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं कमाते। उसका मतलब वो बंदा होशियार नहीं है, ऐसा नहीं है। पर ये बिज़नेस का नॉर्म्स अलग है, वहाँ का नॉर्म्स अलग है। बिल्कुल। डायमंड में जो भी बंदा पॉलिश में ट्रेड करता है, वो क्या करता है कि 20,000 में पॉलिश लेता है, अपना नहीं बिकता है तो 19,600 में बिकता है, लेता है, नहीं बिकता है तो 19 में लेता है, फिर एवरेज करके बेचता है। यहाँ पे क्या होता है कि सुल्तान का भाव 200 रुपया होता है, एवरेज करते 190 में लेता है, फिर 180 में लेता है, बाद में 3 साल के बाद पता चला कि उसका प्राइस 6 रुपया हो गया। तो ये एवरेज वाला बिज़नेस नहीं है, यहाँ ऐसे काम नहीं होता है। यहाँ जब आप इन्वेस्ट करते हो तभी आपका पेशेंस होना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि भैया कि इतने साल में रुक पाऊँगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये, क्योंकि इसका नॉर्म्स अलग है, ये अपने हाथ में नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई रिलायंस का प्राइस क्या होगा अपने हाथ में, ऐसा नहीं है। आप अपने बिज़नेस में अपनी चला सकते हो, ये मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का रूल अलग है। सर कितने साल दिए? मैं 94 से इसमें आया। इनिशियली जब अरशद मेहता का स्कैम ख़त्म हुआ और मैं एंटर हुआ, क्या बात है। तो लकीली मुझे उनका कोई मतलब आँच नहीं आया। इनिशियली आई वॉज इन डायमंड, पर जब मैं स्कूल में था, मैंने पहला आईपीओ व्हेन आई वॉज 10th स्टैंडर्ड मैंने भरा था। तो पहले से मुझे फाइनेंस, ये सब चीज़ें पसंद थी। सर 10th स्टैंडर्ड में आपने मैंने फर्स्ट आईपीओ मेरे फैमिली के नाम से भरा था। तो पहले से मुझे ये सब चीज़ें पसंद थी। जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी तभी मामा ने हमको शेयर्स दिए थे कोई साउथ इंडियन कंपनी के। तो मैं मम्मी को पूछता था कि ये क्या है, तो मम्मी पूछती ये शेयर्स है, मामा ने दिए, बस इतना ही पता है। तो तब से ये एनवायरनमेंट था कि ये है क्या, ये समझना है। फिर धीरे धीरे चीज़ें पता लगी। मैं जब 7th स्टैंडर्ड में था तभी 4 बैंक्स में मेरे अकाउंट्स थे जो मैंने ही खोले थे। क्या बात है। और मुझे पहले से ये सब कैलकुलेशन, मैथ्स, पैसा, ये सब चीज़ें पहले से पसंद था। और इनिशियली मैंने ये देखा है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मुझे कभी भी बड़े लोगों से मिलने डर नहीं लगा है, कभी भी। अच्छा। मैं ऑलवेज़ मेरे गांव का मैं वो लोग देखता था कि किसके पास अच्छा पैसा है, बस उसको मैं हमेशा मिलता था, उसको मैं ट्राई करता था, उसको मैं कनेक्ट करता था, उसको मैं नाम से बुलाता कि भाई शैलेश भाई, मैं मिलन परीख हूँ, सुरेश भाई का बेटा हूँ और स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, अगर आपको कभी भी काम हो तो बोलिएगा। तो मैं ये नॉर्मली ऑलवेज़ मैं ये करता था। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता था। और 3-4 बार वो बंदा फिर पूछता है भाई क्या कर रहा है, चल आ ऑफिस में। तो ऐसा करके हम कनेक्ट होते थे। पहला ट्रेड कितने रुपए का था आपका पर्सनल ट्रेड? अभी याद नहीं है क्योंकि हमने किया होगा, पर कोई दिमाग में नहीं है। पर
नॉर्मली यही होता है कि पहला ट्रेड हमेशा छोटा ही होता है। छोटा ही। कोई भी हार्डली कोई बंदा स्ट्रेट वे बड़ा ट्रेड करता है, बाकी पहला ट्रेड हमेशा छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वो क्वांटिटी बढ़ती है। सबसे बड़ा ट्रेड कितने का हुआ? देखो, हमने स्टार्टिंग में किया था 98 99 में रिलायंस में हम बड़ी क्वांटिटी में काम करते थे, क्योंकि वो तभी समझ नहीं थी ट्रेड कैसे करना है, तो चलो कर देते हैं, पैसा मिलता भी था। पर मैं बहुत ही क्लियर हूँ कि कोई भी ट्रेडर अपने आप को तभी रोकता है जब वो ट्यूशन फी पे करता है, उसके बिना नॉर्मली वो बंदा समझता नहीं है। समझता नहीं है। तो हमने भी बहुत लाइफ में अच्छी खासी ट्यूशन फी पे की। सर कितनी होगी ये ट्यूशन फी अभी तक? याद भी नहीं है, पर इतना क्लियर है कि ट्रेडिंग की एक पैटर्न होती है, एक स्टाइल होती है, जी। वो समझ के ही इसमें काम करना चाहिए। पहले वो चीज़ें समझ ले, बाद में आप काम करें तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत एक्साइटेड है। देखो, हम सट्टा है ना, ह्यूमन के माइंड में, स्पेशली मेल के माइंड में पहले से है, आज से नहीं है। क्योंकि हमको पता है, सालों से हम युधिष्ठिर से देख रहा है कि लोग सटोड़िए है, और सब जब लोग अपनी लाइफ दाव पे लगा देते हैं, फैमिली मेम्बर्स दाव पे लगा देते हैं, तो ये आज का नहीं है, ये जुगाड़ दिमाग में सालों से है। सर तो क्या ये सट्टा बाजार है? स्टॉक मार्केट इज इक्वल टू सट्टा बाजार बोल नहीं, सकते स्टॉक मार्केट इज इक्वल टू सट्टा बाजार नहीं है। ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे सभी टाइप के लोग हैं, जहाँ पे इन्वेस्टर्स भी है, जहाँ पे स्पेक्यूलेटर भी है, जहाँ पे आर्बिट्रेजर भी है, जहाँ पे हेजर भी है। आज किसी को हेज करना है पोजीशन, मान लो कि आप गोल्ड का काम कर रहे हो, आप ज्वेलर्स हो, और आपके पास अच्छा स्टॉक है, और अब वो माल रेगुलरली बिकता नहीं है, आपके पास 100 किलो का स्टॉक पड़ा है, और अभी XYZ 75,000 का प्राइस है। आपको लगता है कल 60 हो जाएगा तो मुझे नुकसान आएगा, तो मुझे वो पोजीशन हेज कर देनी चाहिए। तो उसके लिए कमोडिटी मार्केट है, जहाँ पे आप गोल्ड डेरिवेटिव्स हेज कर सकते हो। या आप एक्सपोर्टर हो, आपका फॉरेन से पैसा आ रहा है, और आपको लगता है कि भाई डॉलर कल नीचे आ गया तो मुझे लॉस आएगा, मुझे ट्रेड से पैसा कमाना है, धंधे से कमाना है, डॉलर से नहीं कमाना है, तो आप डॉलर को हेज कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये मार्केट हेजिंग के लिए भी है, ये मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए भी है। एक चीज़ समझ लो, जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो ना, तब आप इंडिया को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हो। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिसको बिज़नेस शुरू करना है, उसके लिए फ़ंड चाहिए, तो ये एक जरिया है कि थ्रू IPO वो अपना फ़ंड लेके आता है और आप इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्ट करते हो, तो आप इंडिया को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और देखो, ये अकेला एवेन्यू नहीं, इंडिया में बहुत से एवेन्यू है। आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पर मैं फ्रेंकली मानता हूँ कि एज ए इन्वेस्टर सबसे पहले एज ए ट्रेडर या एज ए एंटरप्रेन्योर खुद का बिजनेस को कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ नहीं करना चाहिए। पहले आपने उसको न्याय दे दिया, उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इक्विटी में भी होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। देखो, इक्विटी का एडवांटेज क्या है कि इक्विटी में आपने आज माल बेचा, आपको कल पैसा मिल जाएगा, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। पर फ्रेंकली बताऊं, यही एक वजह है कि इक्विटी मार्केट बहुत अच्छे से या बहुत स्ट्रांगली चलता है। क्योंकि होता क्या है, जिस दिन बंदे को पैसे का रिक्वायरमेंट होता है ना, सबसे पहले इक्विटी बिकती है, सबसे पहले। क्योंकि जब आप इक्विटी बेचते हो ना, खाली आपको ही पता है, आपको और ब्रोकर को ही पता है कि माल बिका है। पर आप प्रॉपर्टी बेचते हो तो पूरे गांव को पता लगता है कि आपने प्रॉपर्टी ये बेचा। तो यही वजह से सबसे पहले पैसे की शॉर्टेज आती है ना, इक्विटी बिक जाती है। तो फिर उसके बाद इक्विटी किसके हाथ पे है? जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, जिसको फंड का इश्यू नहीं है, जो फंडिंग पे नहीं है, खुद के पैसे से काम कर रहा है, 10 साल उसका इन्वेस्टमेंट हिलने नहीं वाला है। और यही वजह से मुझे लगता है कि इक्विटी लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। सर क्या प्रपोर्शन होना चाहिए रियल एस्टेट और इक्विटी में? देखो, प्रपोजन में कैसा है कि ये है ना, यूनिफॉर्म नहीं है। ये जैसे आपकी बॉडी को, या आप इतना चीज़ कर दो तो आपको कभी डायबिटीज़ नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हर एक बॉडी की अलग रचना है। तो हर एक बॉडी का स्विमिंग, वो उसका एक्सरसाइज भी अलग हो सकता है, फूड हैबिट भी अलग हो सकता है। सेम वे इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा ही है। क्योंकि आपका माइंडसेट कैसा है ना, उसके ऊपर इक्विटी इन्वेस्ट या कोई भी इन्वेस्टमेंट बनता है। आपको लगता है कि नहीं, मुझे एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके पास वो ऐसी इक्विटी होनी चाहिए जो बहुत लॉन्ग टर्म सेफ हो, या ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जहाँ पे कम रिस्क हो, या ऐसी FD या ऐसा वो टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए। पर कोई बंदा ऐसा है जिसको इक्विटी पे बहुत ही, या कोई बंदा ऐसा है कि जिसको रिस्क उठाना है, तो वो इक्विटी में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग में भी पैसा एलोकेट कर सकता है,
या प्रॉपर्टी में भी वो मल्टीपल चीज़ें ले सकता है। तो ऐसा फिक्स एलोकेशन का सिस्टम नहीं है। एक चीज़ क्लियर है यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा सभी को। मान लीजिए आज से 10 साल 15 साल पहले आपने प्रॉपर्टी में 10 जगह पे इन्वेस्टमेंट किया। एक जगह, एक घोड़दौड़ रोड पे एक प्लॉट लिया, एक वराछा पे लिया, एक नानपरा पे लिया, एक वेसू में लिया, एक पाल में लिया, एक उबराट में लिया और एक अपने गांव में लिया। और आज आप डेटा देखोगे ना तो इसमें से 4 ही आइटम चली है। एक पाल चला, एक वेसू चला, एक उबराट चला और कोई एक आधा आइटम चला। घोड़दौड़ रोड का प्राइस 10 साल पहले भी यही है, आज भी यही है। वराछा का प्राइस आज भी यही है, 10 साल पहले भी यही है। नानपरा का प्राइस आज भी यही है, इनफैक्ट नीचे है। गांव का प्राइस इससे भी नीचे है। अभी होता क्या है, बहुत से लोगों ने जो 4 चीज़ बढ़ी ना वो बेच दी और 6 चीज़ हाथ में रखी, तो उसके हाथ में कभी पैसा नहीं आएगा। सेम चीज़ इक्विटी में है कि इक्विटी में आपने 20 स्टॉक्स लिए, इसमें से 4 गधे हैं और 4 घोड़े हैं। हमने तो घोड़े समझ के ही लिए थे, पर इसमें से 4 ही चलने वाले हैं। और मोस्टली लोग ये गलती करते हैं कि जो स्टॉक लेते हैं, जो थोड़ा भी चला ना वो बिक जाता है। 100 रुपये में मान लिया 140 हो गया, वो बिक जाता है। 3 साल के बाद देखोगे ना उसका भाव 700 रुपया होता है और 100 का माल जो 70 हुआ उसका भाव 20 रुपया होता है। अगर आपने दोनों चीज़ रखी होती तो आपको पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न मिलता। तो मेरा एकदम सिंपल व्यू है कि आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करिए, आप उसको होल्ड करिए, आप प्रपोजनेट इन्वेस्टमेंट कीजिए, मल्टीपल सिंगल स्टॉक्स या सिंगल प्रॉपर्टी नहीं लीजिए। ज़्यादा चीज़ें लिए हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट फेल जाए तो ये चैलेंज ना है। अब इन्वेस्टमेंट की भी अगर बात करते हैं, चलिए रियल एस्टेट हो गया, फिर स्टॉक मार्केट हुआ, तो वहाँ पर भी कहाँ कहाँ पर किस तरीके से करना चाहिए कुछ? जैसे आज हो गया एक म्यूचुअल फंड हो गया है, एफ&ओ है, जैसे आप इक्विटी बता रहे हो, तो क्या कुछ इसमें प्रोपोर्शनेट? और आज बहुत बहुत जगह पे देखा है म्यूचुअल फंड सही है। अगर किसी को नॉलेज नहीं है स्टॉक में या मार्केट के अंदर कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ टेक्निकल चैलेंजेस अगर उनके लिए आते हैं, तो व्हाट कैन बी द आइडियल सिचुएशन? म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए या इक्विटी में जाना? देखो, एक दो चीज़ बहुत क्लियर है कि अगर आपको इक्विटी का नॉलेज नहीं है तो आपके पास अगर बड़ी साइज़ का फंड है तो आप पीएमएस में जा सकते हो, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो लोग प्रोफेशनली काम करते हैं जी। और आपको लगता है कि नहीं मुझे रिकरिंग इन्वेस्टमेंट करना है या मेरा इन्वेस्टमेंट छोटा है या मुझे अभी इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हो। पर आपको नॉलेज नहीं है तो भाई किसी ने बोल दिया ये शेयर्स बाय कर लो, तो वो नहीं करना चाहिए। मैं एकदम ही क्लियर हूँ। पर मेन चीज़ एक ही है कि सबसे पहले वो पैसा आपका होना चाहिए। अगर आप ब्याज पे पैसा लोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, तो इक्विटी में आज बहुत अच्छा टाइम है, आपको रिटर्न मिलेगा, पर एक दिन नहीं मिलने वाला है। क्योंकि एक चीज़ बहुत क्लियर है सर कि अगर आप मार्केट से 100 रुपया उधार लेके आए और आपने इन्वेस्टमेंट किया और फिर आपने फंडिंग किया और 30% शेयर्स टूट गया, आप क्या जवाब दोगे? अगर आपके पास जो 30 रुपया था वो ज़ीरो हो गया तो आप क्या जवाब दोगे उसको? क्योंकि वो माल फिर आपको फिर डर लगेगा, क्योंकि आपका खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको डर लगेगा अभी और टूटा तो मैं क्या दूंगा उसको। तो वो सिनारियो में बहुत क्लियर है कि आप 1 लाख रुपया भी इन्वेस्ट करिए पर वो आपका होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई समझो किसी का 50,000 सैलरी है तो वो पैसा खर्चते हैं, जो बचता है वो इन्वेस्ट करते हैं। मेरा बहुत क्लियर थॉट है कि अगर आपका 50,000 रुपये पगार है, पहले 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए, फिर जो बचा उसमें खर्चिए। और देखो, आपको दिक्कत है, किसी का 15,000 सैलरी है, ऑलरेडी दिक्कत है, तो अभी उसको 1,500 रुपये इन्वेस्ट करना चाहिए। भाई ऑलरेडी दिक्कत है तो 1,500 और तू मैनेज कर। पर ये तो इन्वेस्टमेंट करेगा तो 15-20 साल 25 साल में बहुत अच्छा और बड़ा पोर्टफोलियो बन जाएगा। क्योंकि ये जो रिकरिंग, जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट का जो पावर है ना, वो बहुत बड़ा है। क्योंकि इससे आपका रिटर्न दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा, अभी लगेगा क्या है, पर लॉन्ग टर्म दिखेगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो चीज़ है वो इसमें काम आएगा। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि सभी के दिमाग में ये होनी चाहिए। राकेश झुनझुनवाला जी थे। इंडिया में आज कौन है राकेश झुनझुनवाला? देखो, बहुत लोग हैं पर शायद ये साइज़ में नहीं है, थोड़ी मिड साइज़ में है। और राकेश जी तो क्या, उन्होंने तो ज़ीरो से पूरी दुनिया स्टार्ट की। और मुझे पता है कि एक 3-4 बार मैं मिला हूँ मतलब सुना है उनको। पर बहुत अलग बंदे थे, बहुत कम लोग हैं ये क्वालिटी के। क्योंकि देखो,
प्रॉफिट पे राइड करना, बोलना बहुत इजी है, करना बहुत डिफ़िकल्ट है। 300 रुपये में आपने कोई शेयर्स बाय किया है और आप 600 में नहीं बेचते हो, 1000 में नहीं बेचते हो, और होता क्या है, 1000 होके वापस 500 आ जाता है। तो दुनिया बोलती है कि पागल बंदा है, 3 टाइम पैसा मिल रहा था, नहीं बेच रहा है। फिर वो बंदा पर उसमें राइड करता है, 3000 रुपया होता है, नहीं बेचता है, 300 का माल। वो ये बोलना बहुत इजी है, बहुत इजी, करना मोस्ट डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। मैं सूरत की बात करूं, आज सूरत में जो लोगों के पास 2-3 हज़ार करोड़ की ज़मीन होगी, कोई बंदा 5-10 साल पुरानी प्रॉपर्टी नहीं होगा, कम से कम 25 साल पुरानी होगी। अगर बनिए की तरह सोचा कि चलो इतना ब्याज मिल रहा है, माल बेच देते हैं, तो वो चीज़ बड़ी होगी नहीं। जो चीज़ आपने 1 लाख रुपया में ली है, वो आप 2 करोड़ में नहीं बेचते हो, और बाद में 2 का 1.5 हो जाता है। अरे यार 2 में बेचते तो हम भगवान थोड़ी ना है कि 2 उसका पीक था। वो चीज़ हम 1 लाख में भी बेचते तो वो भी पीक ही था उस दिन। तो बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होता है। पर वही बंदा, पर वो बोलना इजी है, पर राकेश जी ने यही काम किया है कि भाई उसको लगा ये स्टॉक सही है, बस हिलाना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो ये डिसीज़न या ये वहाँ पे रुकना बहुत डिफ़िकल्ट है। सर एक यूट्यूब पे एक वीडियो आया था जो वायरल हुआ था कि सूरत में कुर्ता पायजामा पहन के 5-6 बिजनेसमैन होते हैं, वो रात को पार्टी करते हैं और ये बेट लगाते हैं कि कल का स्टॉक अगर तूने इतने रुपए चला दिया तो जो मर्सिडीज़ लेके आया है वो मर्सिडीज़ तुम्हारी। क्या ये चीज़ होती है? वो देखो, ऐसी चीज़ें घूम रही होती है, पर हमें नहीं एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे तो सूरत का पता है कि ये आज की डेट में इंडिया का वन ऑफ द प्रॉमिसिंग सिटी है। बहुत लोग की नज़र है हमारी सिटी के ऊपर, बहुत लोगों की, और हमको लगता है कि बहुत अच्छा ग्रोथ ये सिटी कर भी रही है और आगे भी करेगी। मैं एक अच्छे ग्रुप को जानता हूँ, कम से कम 1600-1700 करोड़ का इक्विटी इन्वेस्टमेंट उनका है। अच्छा। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत शांति से, कूल माइंड से काम कर रहे हैं और अपना पोर्टफोलियो बड़ा कर रहे हैं। तो पर ये क्या, ऐसी बहुत सी चीज़ें दुनिया में चलती रहती है, पर हमको नहीं पता है। मैं किसी ये कम्युनिटी को जानता नहीं हूँ कि जो ऐसे काम करते ऐसी हैं। चीज़ हो रही है। पर ये बात सही है कि सूरत एक बड़ी सिटी ग्रो हो रही है, अच्छे से हो रही है, और अभी भी स्पीड में होगी। अभी भी हमारा एयरपोर्ट बहुत लेट डेवलप हुआ, ये भी एक वजह है। ये सिटी लेट डेवलप हुआ है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे बड़े लोग या ऐसे लोग जिन्होंने कभी ट्रेन में बैठे ही नहीं है, तो बिल्कुल वो कभी सूरत आए ही नहीं है। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि भाई सूरत के आज जैसे इंदौर है, 30-40 लैक्स का पॉपुलेशन में 100 प्लेन रोज के आते हैं। अपने यहाँ ये पॉपुलेशन होने के बावजूद दिन के 30-35 फ्लाइट आते हैं, प्लेन आते हैं। बिल्कुल। तो हमको ग्रो होना है, पर होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पर होगा। वाह। और यही वजह से सूरत में बहुत सी इवेंट्स हो रही है। आपको ये भी पता होगा कि जीतो की एक बड़ी इवेंट अभी आ रही जी है, जी। 24, 25, 26, और पूरे इंडिया से जो उनके श्रवण आरोग्यम के मेंबर है वो यहाँ पे आ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सभी को कि सर आप तो ये जीतो के नेक्स्ट चेयरपर्सन भी बनने जा रहे हैं। बस नेक्स्ट हमको ये सौभाग्य मिला है, प्रदीप जी और ललित जी ने मिलके उन्होंने ये डिसीज़न लिया है कि आपको चेयरमैन बनना है सूरत का। तो मेरे लिए एक चीज़ बहुत क्लियर है कि मैं फर्मली एक चीज़ मानता हूँ कि अगर कोई संस्था में अगर आप कोई पोस्ट लेते हो ना, तो आप उसको आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको निभाइए। और मुझे वो कंसर्न था कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा, इसलिए मैं थोड़ा हिचकिचाहट में था, पर अभी मैं फर्म हूँ कि मैं ये करने जा रहा हूँ और मैं बहुत ही क्लियर हूँ। और एक चीज़ क्लियर है कि कोई भी बंदा, कोई अगर ये मानता है कि मैं जीतो का चेयरमैन हूँ, जीतो को कुछ दे रहा हूँ, तो ये बात गलत है। आज कोई बंदा चेयरमैन बनता है ना, तो वो संस्था से ले रहा है, क्योंकि ये जो पावर है ना आज क्योंकि हम कोई जिम्मेदारी उठाते हैं। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि दुनिया में पावर उसी के पास है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जी। तो आज मेरे पास ये पावर है क्योंकि मैं ये जिम्मेदारी उठाई है, तो मुझे ये संस्था बहुत देती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें मैं सीखता हूँ। आज मैं जब भी यंग टीम से बात करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोग, क्योंकि देखो यही चीज़ मुझे मेरे बिज़नेस में करनी है जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, कि मुझे कोई चीज़ आज किसी को कन्विंस करना है, किसी से डील करना है, किसी को समझाना है कि भैया तू मेंबर बन, तू तेरा स्टॉल लगा,
तो यही काम तो मैं मेरे बिजनेस में करता हूँ। तो बिल्कुल। कितना लर्निंग है और कितनी चीज़ें मिलती है। तो मुझे लगता है कि ये ये एक अपॉर्चुनिटी है और लाइफ में ये चीज़ें करनी चाहिए। मैं बहुत सी चीज़ में फंबली मानता हूँ, तो मेरे लिए ये लीडरशिप मेरा एक फेवरेट गेम है, तो मुझे हमेशा ये पसंद है। और कुदरत ने बहुत लोगों को ऐसा काम नहीं दिया होता है कि भाई जो दिल से करीब है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा बिज़नेस मिला है जो मुझे पहले से पसंद है। और मैं ये बात करता हूँ कि भैया आपको संडे अगर पसंद नहीं है तो आप अपने दोस्त बदल दीजिए, मंडे पसंद नहीं है तो बिज़नेस बदल दीजिए। सर, नेशनल यूथ कॉन्क्लेव के बारे में कुछ बताइए कि ये किस तरीके से लोगों को हेल्पफुल होने जा रहा है। या देखो, बहुत सी इवेंट्स है कॉन्स्टेंटली 3 दिन के लिए, विवेक बिंद्रा से लेके एंटरटेनमेंट से लेके बहुत सा लर्निंग। और मेन प्रोफेशनल्स मोटिवेशनल स्पीकर्स तो है ही, पर पैरेलली ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में परफॉर्म किया है, कि मतलब एक अपनी अपनी एक जगह बनाई है, एक अच्छा गवर्नमेंट को भी कंट्रीब्यूट किया है। ऐसे भी लोग आएंगे जो इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स में से एक है। तो ये कम्युनिटी से मैं आपको समझना है, सीखना है, तो उनसे जानना है कि भैया आप यहाँ पहुँचे कैसे। एक चीज़ समझ लो, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं ना, वो एक्सीडेंट नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही पहुँचे हैं, उनमें कोई स्पेसिफिक कला है, तब जाके वो बंदा यहाँ पहुँचा है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमको यहाँ पहुँचना है, तो हम उनसे क्या लें, ऐसी कौन सी चीज़ में वो बंदे से लें। आज इंडिया का जो पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट मोतीलाल ओसवाल जी या गणपत भाई सब सूरत आ रहे हैं, सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हमारी इंडस्ट्री से हितेश भाई आ रहे हैं, या बहुत से प्रकाश जी आ रहे हैं, ऐसी बहुत से लिस्टेड कंपनी के CEO MD आ रहे हैं। तो अपने लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो लोगों से मिले, उनसे बात करें, भैया आप पहुँचे कैसे। और मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ, जो ऊपर की कम्युनिटी, जो लोग शिखर पे है ना, वो देना ही चाहते हैं। बिल्कुल। खाली हमको ये लगता है कि उनको उनसे कनेक्ट कैसे हो, या वो देंगे, बात करेंगे, पर ऐसा नहीं है। एवरीवन वांट्स टू गिव। दुनिया में सभी को कंट्रीब्यूट करना ही है, सभी को, इसमें दो राय नहीं है। सबका अलग अलग रास्ता है। टेररिस्ट भी चाहता तो कंट्रीब्यूशन ही है, और एक अलग रास्ते से कर रहा है। सूरत में अगर आप नहीं होते तो क्या इतने सफल होते हैं? सूरत का क्या योगदान रहा है जैनम आज जहाँ पर है, मिलन भाई आज जहाँ पर है उसमें? देखो, ऐसा मुझे नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई, देखो एक चीज़ क्लियर है कि कोई भी बंदा है तो वो अपनी अपनी दुनिया बना लेता है, अपनी पोजीशन बना लेता है। सिटी का रोल बहुत ही रहता है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा सिटी है जहाँ पे सेफ्टी बहुत है। मुझे लगता है कि आज की डेट में हम जब नवरात्रि से रिटर्न आते हैं फैमिली, 3 बजे भी हम देखते हैं कि कितनी गर्ल्स काइनेटिक पे एकदम कंफर्टेबली घर जा रही है। तो ये सिटी की एक बहुत बड़ी एक ये है, और बस ये रहनी चाहिए। मैं तो हमेशा यही चाहूँगा कि ये रहनी चाहिए। इंडिया आने वाले 5 साल में? देखो, हम बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं, स्पेशली इंडिया के लिए। पर सेम टाइम एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, आज बहुत से इन्वेस्टर्स मुझसे मिलते हैं या बात करते हैं, तभी सबको लगता है कि अभी इंडिया में कोई चैलेंज ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं हमेशा ये मानता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इससे बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, लोगों को डर ही नहीं। आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोगों को डर ही नहीं। तो डर ज़रूरी है, डर होना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ बहुत क्लियर है कि 10 साल इंडिया का अच्छा टाइम है, पर ऐसे नहीं जाने वाला है। वो मूवमेंट से ही जाएगा, ऊपर नीचे होके ही जाएगा। तो ऐसे सिनारियों में आप टिके रहो, तो एक ही रास्ता है टिके रहने का, कि भैया काम ऐसे करो कि आप टिके रहो। क्या एनडीए गवर्नमेंट के अंदर इंडियन इन्वेस्टर सेफ है? एक और सवाल, एनडीए गवर्नमेंट के अंदर निफ्टी और सेंसेक्स कहाँ पर जाके रुकेगा? देखो, एक चीज़ क्लियर है कि जो नया जनरेशन है ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दिल्ली में कौन बैठता है। केयूर ग्रो होने वाला है तो होने वाला ही है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे कौन बैठा है, कौन राज कर रहा है। हाँ, अगर पॉजिटिव गवर्नमेंट है तो स्पीड में इम्पेक्ट आएगा। बाकी कोई, आप अगर ग्रो होने वाले हो तो होने वाले ही हो। अगर स्टार्टअप डेवलप होगा तो होगा ही,
क्योंकि अभी नया जनरेशन रोकने वाला है ही नहीं, तो वहाँ पे कोई भी हो, सेंसेक्स और निफ्टी देखो गारंटेड बढ़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग हमेशा बोलते हैं कि इंडेक्स और पब्लिक लोग ऊपर ही जाते हैं लास्ट में, तो ये बात होती है। पॉइंट एक ही है कि आप उस टाइम इन्वेस्टेड होने चाहिए, बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ से निकल गए। सर मुझे थोड़ा ये भी जानना है कि हमारे सूरत के इन्वेस्टर्स की क्या पैटर्न है, या लोग किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। जैसे बहुत सारी यूट्यूब के वीडियोस में देखा है कि सूरत के ये इन्वेस्टर इस तरीके से ये किया वो किया। देखो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो डेटा पब्लिश करती है, इसमें सूरत की पहचान है। सूरत में अच्छे खासे इन्वेस्टर्स है, इवन कम से कम 10-11 ब्रोकर्स हैं सूरत में जो एक्सचेंज के मेंबर हैं। अच्छा। तो ये भी एक आज के डेट में गुजरात में आफ्टर अहमदाबाद सेकंड नंबर में सूरत है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। हम राजकोट और बड़ौदा से ऊपर है। क्या बात है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत अच्छे कम्युनिटी यहाँ पे ट्रेड भी कर रही है, इन्वेस्ट भी कर रही है, और एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग हब यहाँ बनता जा रहा है। स्पेशली ऑप्शंस में लोगों ने बहुत डेवलपमेंट किया है सूरत में। अच्छा। बहुत से ट्रेडर्स हैं, जैनम और बाकी बहुत से ब्रोकर्स हैं। तो ये एक अच्छा एक मिसाल सूरत ने क्रिएट की है। बहुत अच्छे टैक्सीज, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स सूरत से अच्छे जा रहे हैं। इनकम टैक्स का भी कलेक्शन लास्ट ईयर का बहुत अच्छा रहा सर मैं उस पे भी आना चाहूँगा। आपने जो STT का बोला, मुझे उसमें कुछ बताएंगे कि ये जो नई पॉलिसी आई है उसमें अभी जो लास्ट बजट में जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑप्शंस के ऊपर बढ़ा है, उसका बहुत इम्पैक्ट हमारी कम्युनिटी को है। हमने मैडम से रिक्वेस्ट भी की है, और हमारा मेंबर्स एंड एक एसोसिएशन ने भी उनको रिक्वेस्ट किया है, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पर स्टिल अभी भी हमारे पास अक्टूबर तक का टाइम है, अगर कुछ हो पाएगा तो अच्छा है। एक चीज़ क्लियर है कि प्रॉब्लम क्या होता है अपने यहाँ कि लोग डायरेक्ट टैक्स कम भरते हैं, और यही वजह से गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स ले आती है। तो आज GST STT ये सब उन्हीं की बदौलत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। और हमारा सर मुझे ये भी एक जानना है, ये हम इंडियन लोग टैक्स क्यों ज़्यादा पे करना नहीं चाहता है। देखो हमारे केस में क्या है कि वर्ल्ड में कहीं ऐसा नहीं है कि भाई एम्प्लॉई आता है कि भाई बोलता है कि भैया एक काम हो सकता है कि आधी सैलरी मेरी वाइफ के नाम पे आप दे सकते हो। ऐसा वर्ल्ड में कोई नहीं पूछता है, खाली इंडिया में ही पूछते हैं क्योंकि अपने यहाँ एंटरप्रेन्योर भी ऐसे ही होते जी। तो यहाँ का माहौल अलग है। इवन आप वर्ल्ड की कोई भी राइड्स में जाओगे ना, कोई भी राइड्स में, तो वर्ल्ड के सभी बच्चे ऐसे जाएंगे, अपने बच्चे ऐसे ही जाएंगे, कि वो अपने बाप से यही सीखा है कि ऐसे ही जाने का, क्यों घूम के जाने का। तो यहाँ पे बहुत इजी है। और एक चीज़ बहुत ही क्लियर है, अगर इंडिया में ऑनेस्टी लाना है ना, तो सिंगल रास्ता है, वो है टेक्नोलॉजी। उसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। कि अगर आप जितनी, जैसे आज स्पीडोमीटर आ गए कि 60 क्रॉस करोगे 1 घंटे के अंदर मैसेज आ जाएगा 2000 रुपया भरना है, तो बंदा रुक ही जाएगा। उसको पता ही है कि यहाँ पे कैमरा है, यहाँ पे कैमरा है। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो मुझे लगता है। और हर एक जैसे ये सिटी का एक अलग रुआब है, एक अलग मस्ती है, अलग स्टाइल है। मतलब दुनिया से ये अलग सिटी है, क्योंकि हम बहुत अलग हैं। हम खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। वर्ल्ड में लोग ऐसे बोलते हैं कि सूरत इंडिया का एक सिटी ऐसा है जहाँ लोग रोड पे बैठ के खाना खाते हैं। बिल्कुल। हमारे लिए ये कोई नई बात ही नहीं लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये यहाँ की दुनिया अलग है। सर एक ये इनडायरेक्ट टैक्स जो भी है, वो ग्रेजुअली हमने देखा है कि वो बढ़ते ही जा रहे हैं, व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दैट। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स लोग कम भरते हैं, और यही वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट को तो काम करना है, उसको उनसे बहुत से टारगेट्स अचीव करने हैं, तो उसको तो फंड चाहिए, उसके बिना होगा ही नहीं, हम समझते हैं। तो ये होगा कि लोग, तो इनडायरेक्ट टैक्स का आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको भरना ही है। आपने मोबाइल यूज़ किया है तो आपको GST लग ही जाएगा। बिल्कुल। बस, पर आप कमाओ, वहाँ पे आप कोई रास्ता निकाल सकते हो, यहाँ नहीं निकाल सकते। मिलन भाई से हमने आज बहुत सारी स्टॉक मार्केट के बारे में, इंडिया के बारे में, इंडिया के आने वाले 5 साल के बारे में बहुत सारी इन डेप्थ डिस्कशन की। मिलन भाई आप हमारे इस पॉडकास्ट पे आए, हमारे व्यूअर्स के साथ आपके व्यूज़, आपकी जर्नी शेयर की। थैंक यू वेरी मच मिलन भाई। एक बार और मौका मिलेगा तो स्टॉक मार्केट के ऊपर एक और इन डेप्थ इंटरव्यू करेंगे। श्योर, थैंक यू केयूर।
थैंक यू। आपकी कंपनी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है और सूरत के लिए कंट्रीब्यूट कर रही है, जान के बहुत खुशी हुई। एंड थैंक्स वंस अगेन। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जीतो की ये इवेंट NYC में आप रजिस्ट्रेशन कराइए। 24, 25, 26 सूरत सरथाना मेन डोम में है, तो आप आइए, आपको बहुत सी चीज़ें मिलेगी। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।